अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कीमती बातें। दोस्तों, ये बात है 22 मार्च 2024 यानी जुमे की शाम की, जब रशिया की राजधानी मॉस्को के अंदर एक हॉल के अंदर बड़ा फंक्शन चल रहा था। सैकड़ों लोग मौजूद थे, मगर अचानक से उस बड़े फंक्शन हॉल में 4 लोग इंटर हुए और उन्होंने देखते ही देखते अंधाधुंध उन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू की। और फिर क्या था, अगले कुछ ही लम्हों में पूरा माहौल मातम में बदल गया और हर तरफ चीखों पुकार और तड़पने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये दरअसल वही आतंकवादी हमला था जो कि 2-3 दिन पहले ही रशिया की राजधानी मॉस्को में हुआ, जिसने न तो पूरी दुनिया को परेशान किया तो बल्कि काफी शौक भी किया। हैरान कर देने वाली वजह यह थी कि इस तरह का ये बड़ा आतंकवादी हमला कमजोर देश पर नहीं हुआ, बल्कि उस रशिया में हुआ जो अपने आप में ही एक सुपर पावर माना जाता है। फिलहाल जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, उस वक्त इस बड़े हमले से 137 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ये नंबर आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग घायल बताए जा रहे हैं। खुद राष्ट्रपति पुतिन के बयान के मुताबिक वे 4 लोग जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था, उनको बारी बारी अलग अलग जगहों से अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनके जरिए से आगे की छानबीन की जा रही है। हमले के फौरन बाद ही इस हमले की जिम्मेदारी टेलीग्राम के जरिए उस आतंकवादी संगठन जिसको आजकल आईएस कहा जाता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आईएस की जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी रशिया की तरफ से ना तो पुतिन के बयानों में आईएस वगैरह का जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो लोग तो बातों बातों में अपनी शक की सुइयां किधर और ही घुमा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने काफी बाद में आईएस का नाम लेना शुरू भी किया। तब भी उन्होंने मैसेज यही देने की कोशिश की कि आईएस तो एक बहाना है, वरना इसके पीछे कोई और है और हम उस तक जरूर पहुंच जाएंगे। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद अपने देश को जो मुखातब किया गया, उसमें से ही एक बयान में पुतिन ने अपने इस हमले को नाजी से तुलना कर डाली, यानी उन्होंने इसको एक आतंकवादी हमला बताया है। अपने उन सारे लोगों की बहादुरी की भी तारीफ की कि उस वक्त उस हाल में जो लोग मौजूद थे, साथ ही डॉक्टर की तारीफ की, खुफिया एजेंसी की तारीफ की कि उन्होंने बहुत कम वक्त में ही हर चीज़ को हैंडल किया, मगर साथ ही साथ इस आतंकवादी हमले की तुलना नाजी से कर डाली। यहाँ पर गौर करने की बात यह है, अगर आप लोग नज़र दौड़ाएंगे तो पिछले कई महीनों से लगातार, या मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले कई सालों से लगातार राष्ट्रपति पुतिन नाजी से तुलना लगातार एक ही देश की आर्मी से करते आए हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि वही पड़ोसी देश यूक्रेन है, जिससे एक लंबे समय से रशिया जंग कर रहा है। यही वजह है कि रशिया पर होने वाले ये बड़ा हमला अपने आप में ही एक मसला बन गया है। मतलब ये किसने किया, क्यों किया, इसको लेकर लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं और अलग अलग तरह की थ्योरीज पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखोगे तो जितने भी अलग अलग तरह के जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी अलग अलग थ्योरीज पेश की जा रही है। यहाँ पर मैं आपके सामने 3 मशहूर थ्योरीज प्रेजेंट कर देता हूँ। पहली थ्योरीज पेश करने वाले का यही मानना है कि मुमकिन है कि यह हमला आईएस ने ही किया हो, क्योंकि आईएस की रशिया से पुरानी दुश्मनी है। क्योंकि आईएस जो कि किसी दौर में सीरिया और इराक के इलाकों में ताकतवर हो गया था, उसको कमज़ोर कर देने वाली ताकत का नाम रशिया ही था। रशिया ने यह काम सीरिया के बशर अल असद और ईरान के साथ मिलकर किया था। वैसे दोस्तों, आईएस या फिर जिसको आईएस बाकी दूसरे बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, बड़ा ही अजीब और गरीब आतंकवादी संगठन है। इसका नाम तो है ही इस्लामिक स्टेट, साथ ही दावा भी है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में हमें मुस्लिम खिलाफत कायम करना है। मगर इस खिलाफत के खौफ के लिए न जाने क्यों इस आतंकवादी संगठन के हमले सिर्फ मुस्लिम देशों पर ही होते हैं, या फिर उन देशों पर होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुस्लिम देशों को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। मिडल ईस्ट पर ही नज़र डाल दी जाए तो पिछले 10-15 साल के इतिहास में इस आतंकवादी संगठन ने मिडल ईस्ट के लगभग हर मुस्लिम देश को निशाना बनाया, उसको नुकसान पहुंचाया, उसके लोगों का खून बहाया। मगर इत्तेफाक कहीं से ये या जो कहीं से इजराइल नाम की ताकत कभी भी इसके टारगेट के लिस्ट में नहीं आई, जो कि मिडल ईस्ट के मुस्लिमों की कॉमन दुश्मन मानी जाती है।
ज़्यादा दूर न जाकर पिछले कुछ महीनों का ही रिकॉर्ड देखें। जब से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई है, तब से आईएस ने लगातार एक के बाद एक कई हमले किए। इसने टर्की में हमला किया, ईरान में, पाकिस्तान में हमला किया, अफगानिस्तान में हमला किया और रशिया में भी हमला कर डाला। यही वजह है, जैसे ही रशिया पर यह हमला हुआ, बहुत सारे लोगों की तरफ से और स्पेशली पैलेस्टीने की तरफ से कुछ पोस्ट डाले जाने लगे, जिसमें वो लोग आईएस और इसराइल का कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और तो और बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठाने लगे, आखिर रशिया पर उस वक्त ही हमला क्यों हुआ, जबकि वो लगातार फिलिस्तीन बल्कि वो हमास ग्रुप तक को सपोर्ट कर रहा था और अपने यहाँ उस ग्रुप के लीडर को बुला रहा था कि जिस हमास ग्रुप को इजराइल, अमेरिका या उसके साथ वाले सारे दोस्त आतंकवादी मानते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक लिखने लगे कि रशिया के ऊपर उस वक्त हमला हुआ जब उसने कुछ घंटों पहले ही अमेरिका की तरफ से लाए हुए उस रेजोल्यूशन को वीटो किया, जो कि उसने इसराइल के सपोर्ट में लेकर आया था। फिलहाल दोस्तों, अभी तक तो ये सारे थ्योरीज ही है। इनको सच्चा या झूठा करार देना आसानी के साथ मुमकिन नहीं है। फिलहाल हम चले इस हमले की दूसरी थ्योरीज की तरफ, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी दावे कर रहे हैं कि मुमकिन है इस हमले के पीछे खुद पुतिन का हाथ हो सकता है, ताकि वो इस हमले का पूरा जिम्मेदार और पूरा गुनहगार यूक्रेन को बनाए और फिर उसके ऊपर बड़ा हमला करने के लिए अपने पब्लिक का सपोर्ट हासिल करे। क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि इस खतरनाक और दर्दनाक हमले के बाद रशियन पब्लिक का ओपिनियन पूरी तरीके से बदल चुका है। जो लोग यूक्रेन के खिलाफ जंग को लेकर निगेटिव व्यू रखते थे या फिर न्यूट्रल भी थे, जाहिर है कि वे भी अब वॉर के फेवर में आ चुके हैं। मगर फिर भी दोस्तों, पर्सनली मेरा यही मानना है, पुतिन जैसा एक ताकतवर, सीनियर और समझदार लीडर इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। अब बात करें तीसरी और आखिरी थ्योरीज के बारे में, तो वह वही है जिसकी तरफ खुद रशिया इशारा करता आ रहा है, यानी कि इस हमले में उसके सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन का हाथ है या फिर साथ अमेरिका का भी हाथ होना। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी दलील दी जा रही है वो यही है कि रशिया के इंटेलिजेंस ने खुद दावा किया है कि जिन 4 लोगों को उन्होंने पकड़ा है, उनमें से कुछ लोग ऑलरेडी यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे। लगभग 300 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता तो ऑलरेडी कवर कर चुके थे और वो बहुत यूक्रेन के बॉर्डर को क्रॉस करने के फिराक में थे। इसके अलावा पुतिन अपनी ज़बान से इस हमले की तुलना नाजी से कर चुके हैं और वो लगातार कई महीनों से नाजी का वर्ड यूक्रेन के लिए यूज़ करते हैं। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिलहाल मैं आखिर में आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग आपकी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें, आखिर इस हमले की क्या सच्चाई है। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।